नमस्ते साथियों, नमस्कार। मेरा नाम सौरभ है और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछली सेशन में हम लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में अपनी समझ विकसित की थी और आशा करता हूं कि जब आपने अपने फील्ड विजिट पे गए होंगे तो और भी मजबूत समझ आपको इसके बारे में विकसित किया होगा। आपने आपने अपना ऑब्जर्वेशन किया होगा, उसको नोट भी किया होगा, शिक्षकों के साथ मिलकर के आपने इस पे बात की होगी और शायद आपको और भी एक पक्की समझ बिल्कुल इस पे बनी होगी। साथ ही हमने यह समझा था कि स्कूल जो है वो केवल क्लासरूम से नहीं बल्कि पूरे एक व्यवस्था से चलती है। जब बहुत सारे कंपोनेंट्स फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं तब जा कर के एक स्कूल जो है वो फंक्शन करता है और सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। तो आज के इस सेशन को मैं एक सवाल से शुरू करूँगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा भूखा हो या वो अपने घर से खा के नहीं आया हो, या कोई बच्चा बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा हो, कमज़ोरी फील कर रहा हो, तो क्या इस कंडीशन में वो ध्यान लगा करके पढ़ पाएगा क्या? तो शायद बिल्कुल आप लोग भी सही डायरेक्शन में सोच रहे होंगे कि ऐसे कंडीशन में कोई बच्चा जो है वो ध्यान नहीं दे पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो इसका जवाब नहीं ही होगा। अब हम लोग यहीं से अपने आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग समझेंगे कि मिड डे मील स्कीम और चाइल्ड वेलबींग क्या है, ये क्या कहती है और कैसे इसको स्कूली व्यवस्था में लागू किया जा रहा है, इस पे हम लोग अपनी समझ यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि मिड डे मील स्कीम सबसे पहले है क्या। तो ये एक सरकारी योजना तो है ही, लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कितने लोगों का योगदान होता है, कैसे इसकी परिकल्पना की गई थी, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो मिड डे मील स्कीम एक ऐसी व्यवस्था है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में उन्हें पका हुआ न्यूट्रिशनल खाना दिया जाए। ये तो है ही, बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको समझते हैं और अमूमन बाहरी लेंस से अगर हम लोग देखते हैं तो इसके हम लोग खाना तक ही जोड़ पाते हैं, लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जब ये योजना स्टार्ट हुई थी उस वक्त इसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन और ये 15 अगस्त 1995 को जो है व्यापक रूप से भारत के सभी स्कूलों के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे हम लोग समझ रहे थे कि टाइम के अनुसार एजुकेशन में रिफॉर्म आते रहे, बदलाव आते रहे, नई पॉलिसियाँ आई, वैसे ही 2021 में सरकार ने इस प्रोग्राम का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना रखा, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहते हैं। तो इस योजना का जो है वो सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि कहीं ना कहीं इसके दायरे को भी जो है वो बढ़ाया गया और यह सुनिश्चित की गई कि बच्चे का जो समग्र विकास से जो है ये प्रोग्राम कैसे जोड़ा जा सके और उस पे काम की गई इस योजना के अंतर्गत। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं मिड डे मील की, तो इसका हम लोग इतिहास को भी समझते हैं कि क्या 1995 में इसे लागू किया गया, तो क्या इसे पहले कहीं देखा गया था ऐसी योजना को, उससे क्या फ़ायदे हुए थे, क्या उसको समझते हुए इसको लागू की गई, तो इन चीज़ों को भी हम लोग समझते हैं। तो भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में 1960 के दशक में, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री के कामराज थे, उन्होंने मिड डे मील स्कीम जो है वो तमिलनाडु में स्टार्ट की। उससे भी पहले 1930 में पुडुचेरी में मिड डे मील लागू किया गया था। उस वक्त वहाँ पे फ्रेंच शासन हुआ करता था
लेकिन उन्होंने मिड डे मील स्कीम 1930 में लागू किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1960 में के कामराज ने तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम लागू किया। और इसका जो अनुभव था, जो एक्सपीरियंस रहा, उससे यह समझ में आया कि स्कूल में जब खाना मिलता है बच्चों को, तो इसके कारण बच्चे जो है वो नियमित आते हैं, रेगुलर होता है उनका अटेंडेंस, ड्रॉप आउट स्कूल से कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि बच्चों की सेहत पे जो है इसका असर देखने को मिला। और इसका सीधा असर जो है जब दिखा, तो 1995 में सरकार ने पूरे देश में इस स्कीम को लागू किया। अब हम लोग मिड डे मील से जुड़ा हुआ एक सवाल जो है उसको हम लोग देखेंगे कि सरकार यह योजना क्यों चला रही है ना। ये सवाल आपके लिए है, आप जरा सोचिए कि क्या लगता है आपको ये योजना क्यों चला रही है। बिल्कुल, इसके कई उद्देश्य हैं, उसको देखा गया है, उन उद्देश्यों पे आधारित ही ये स्कीम है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहला ये है कि बच्चों के पोषण से जुड़ा हुआ हो, पोषण की स्थिति जो है उसको सुधारने के लिए इस स्कीम को लाया गया। क्योंकि बच्चे जो है घर में शायद पूरे तरीके से खाना नहीं खाते हैं, उन्हें वो भोजन, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका पोषण नहीं हो पाता है। तो इसके तहत इस स्कीम को लाया गया। फिर स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य था। जो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि तमिलनाडु में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो देखा गया बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। तो भोजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए बच्चे विद्यालय में टर्न अप होने लगे, रेगुलर आने लगे। और इस स्कीम से एक फ़ायदा ये भी बच्चे को देखने को मिला। तो बात करते हैं कि जब बच्चे रेगुलर नहीं आते थे तो कहीं ना कहीं उनका लर्निंग जो है वो भी हैम्पर होता होगा। और जब इस स्कीम के तहत जब बच्चे रेगुलर आने लगे तो उनकी लर्निंग जो है उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक योगदान अपना ये स्कीम दे रहा है। फिर है इसका एक उद्देश्य था कि क्लासरूम में भूख को ख़त्म करना। यानी वही जो शुरुआत में हमने बात की, जब कोई बच्चा भूखा होता है, जो सवाल था आपके लिए, तो शायद वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसे खाना मिलेगा तो वो कंसंट्रेट करके क्लास में फोकस कर सकता है, उसका अटेंशन, रिटेंशन, इन सारे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद लड़के और लड़कियों के बीच में जो समानता की भावना की बात करते हैं हम लोग, वो कैसे आए, वो भी इस मिड डे मील स्कीम का एक उद्देश्य है। ताकि सभी बच्चे जब बराबर बैठ करके एक साथ खाते हैं तो लड़के लड़कियों इनमें भी समानता की भावना आती है। उसके बाद जाति और सामाजिक भेदभाव को दूर करना, वो भी इस मिड डे मील स्कीम का एक उद्देश्य था। क्योंकि सभी बच्चे, सभी जाति समुदाय के बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, और सब बच्चे जब एक साथ बैठ करके एक ही जैसा भोजन कर रहे हो तो वहाँ पे इस अवधारणा को भी ख़त्म करने की कोशिश इस मिड डे मील स्कीम के तहत की गई है। उसके बाद जो मिड डे मील स्कीम है, हम लोग इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी जोड़ करके देखते हैं। आप शायद जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी गोल्स के बारे में। तो ये मिड डे मील स्कीम जो है वो एसडीजी 2 और एसडीजी 4 से जुड़ा हुआ है। एसडीजी 2 में जहाँ पे जीरो हंगर की बात की जाती है कि कोई बच्चा भूखा ना रहे, और दूसरा एसडीजी 4 जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है। तो इन दो गोल्स को ये स्कीम कवर कर रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये समझेंगे कि मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत कौन से बच्चे जो है वो लाभ ले रहे होते हैं, या कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस स्कीम के हकदार हैं। तो कई कैटेगरीज जो है वो हैं जिसको डिसाइड किया गया। तो जिसमें सबसे पहला तो ये रहा कि सरकारी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इसमें क्लास 1 to 8 के जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों को भोजन मिलेगी विद्यालय में। फिर सरकारी स्कूल तो हो गए, लेकिन आप शायद ये भी जानते होंगे कि कई स्कूल ऐसे हैं जो जिनको हम एडेड स्कूल के नाम से जानते हैं, जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट तो नहीं होती है लेकिन सरकार उसको सपोर्ट करती है और वो विद्यालय फंक्शन करते हैं। तो जो एडेड स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को भी जो है मिड डे मील स्कीम की
फ़ायदा मिलेगा और वो बच्चे भी भोजन विद्यालय में करेंगे। इसके बाद मदरसा, वैसे मदरसा जो सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम के अंतर्गत आते हो, उनके द्वारा संचालित किए जाते हो, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को भी मिड डे मील स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद ईजीएस केंद्र, वैसे केंद्र जो एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंतर्गत आते हैं और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को मोहल्ले में एक सेंटर चला करके उन्हें शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी मिड डे मील स्कीम का फ़ायदा ले पाएंगे। तो पीएम पोषण के तहत जो है, इसके बाद बाल वाटिका, जो हम लोगों ने डे 1 पे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बाल वाटिका के बारे में बात की थी कि कैसे प्री प्राइमरी के पहले बच्चे बाल वाटिका में पढ़ते हैं। तो बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत आएंगे और ये सोचा गया कि बच्चों को जो न्यूट्रिशन है, सेहत है, उसका ख्याल जो है वो शुरुआती समय से ही इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाल वाटिका के बच्चे बच्चियों को भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ा गया और उन्हें भी भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील स्कीम के फ़ायदे मिलने लगे। अब हम लोग ये समझते हैं कि जब मिड डे मील हम लोग कर रहे हैं कि खाना मिल रहा है, लेकिन क्या खाना मिलता है, क्या खाना मिलना चाहिए, ये भी समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पोषक और का एक जो मानक होता है, सबसे पहले उसको डिसाइड किया गया कि क्या ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग एज कैटेगरी के बच्चे जो है वो विद्यालय में पढ़ते हैं। तो उनका एक पोषण का मानक को डिफाइन किया गया, उसको पहले एक स्टैंडर्ड रूप दिया गया और इसके अंतर्गत प्राइमरी क्लास, जो कि क्लास 1 to 5 है, उसमें ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन ये उनको खाने के तहत दी जाए। और अपर प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे, 6 to 8 में पढ़ने वाले बच्चे को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन उनको दिया जाए, तभी जाकर के उनका जो न्यूट्रिशंस जो है वो पूरा कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद इसके अंतर्गत ये भी होता है कि ये स्कूल के अंदर ही भोजन बनते हैं और साफ सफाई का ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी की खाना हो या अच्छा क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल की जाए, ये सब कुछ सुनिश्चित करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग आगे ये भी समझेंगे कि कैसे इसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो अपना रोल जो है वो निभा रही होती है कि ये क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सभी चीज़ों को, साफ़ सफाई को वो कैसे मैनेज करते हैं। और तो हम लोग तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भोजन विद्यालय में बनता है, लेकिन कई स्टेट या कई स्कूल्स में ये फैसिलिटीज़ जो है उन्हें कुक्ड मील भी आते हैं वहाँ पे। तो बट वो उसकी परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम है। अगर हम देखें तो 95% से अधिक विद्यालय जहाँ पे मिड डे मील स्कीम लागू है, वहाँ पे भोजन विद्यालय में ही बनते हैं। कुछ ही 25% विद्यालय ऐसे हैं या स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे भोजन एक सेंट्रलाइज किचन से बन करके और विद्यालय तक आ रही होती है। अब हम लोग चाइल्ड वेलबीइंग के बारे में समझेंगे। हम लोग शुरुआत में अपने टॉपिक को देखे थे कि मिड डे मील स्कीम और चाइल्ड वेलबीइंग है। तो हम लोग समझते हैं कि चाइल्ड वेलबीइंग होता क्या है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है वेलबीइंग कि बच्चा बीमार ना हो, बल्कि इसका बच्चा जो है, बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी सुरक्षा, उसकी खुशी और उसमें आत्मविश्वासी बच्चा हो, इन सभी चीज़ को जोड़ता है और तब जाकर के चाइल्ड वेलबीइंग को डिफाइन किया जाता है। तो इसके 4 मुख्य पहलू हैं जिसको हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, जहाँ पे फिजिकल हेल्थ के बारे में बात की गई है कि बच्चे को सही पोषण मिले, उन्हें बीमारी से कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पे ध्यान देने की बात की गई है। और बच्चे में एनर्जी हो, बच्चे में ताकत हो, ये है जो पहला पहलू है फिजिकल हेल्थ। इसमें इन 3 कंपोनेंट्स पे काम करने की बात की गई है। इसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल स्वास्थ्य।
तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा जो है वो डर रहित माहौल में रहे। उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ कोई बच्चा डरे नहीं। उनके भावनाओं को समझना, कई बार बच्चे जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण वो डरे सहमे से रहते हैं या पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो अब इसको समझना कि या ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे बच्चे अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाए, ये भी ज़रूरी है। और उनके लिए आत्मसम्मान की भावना हो, वो ऐसा फील कर पाए बच्चे कि उन्हें भी बराबर का सम्मान मिल रहा है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा जो पहलू है वो है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति। हाँ, तो इसके अंतर्गत ये आता है कि परिवार को कैसे सहयोग दिया जाए बच्चे के लिए, या परिवार जो है फैमिली वो बच्चे को कैसे सपोर्ट करे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, स्कूल का वातावरण जो है वो बच्चे के लिए ऐसा हो कि जिसमें बच्चे अपना जुड़ाव को महसूस कर पाए, और कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में बच्चे रह रहे हैं, वो भी बच्चों के लिए जो है वो समान हो, सभी बच्चे को इक्वली ट्रीट करे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका चौथा जो पहलू है वो है कि सुरक्षा और सुरक्षित माहौल, सेफ्टी सिक्योरिटी की जो है वो बात की गई है कि बच्चे के लिए एक हिंसा मुक्त वातावरण हो। कोई बच्चा अगर हिंसा देखता है तो शायद उसके दिमाग पे उसका एक नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल होता होगा। आप भी इस चीज़ को महसूस किए होंगे। हिंसा आपको परेशान करती है, हाँ, तो बच्चे के लिए हिंसा मुक्त वातावरण हो, ये सुनिश्चित करना समाज का काम है, परिवार का काम है। उसके बाद भेदभाव से कैसे दूर रखा जाए बच्चों को, ये भी सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है। वही हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चों की भेदभाव, जब सभी बच्चे, सभी समुदाय के बच्चे साथ में बैठ के खाते हैं तो कहीं ना कहीं शायद वो भेदभाव की भावना उसमें उत्पन्न नहीं होती है, बराबरी की भावना जो है उनके मन में उत्पन्न होती है, और एक सेफ स्कूल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो। तो ये सारे चार कंपोनेंट्स हैं जिसको चाइल्ड वेलबींग के तहत जोड़ के देखा जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मिड डे मील स्कीम और चाइल्ड वेलबींग के बीच में क्या रिलेशन है, क्यों हम लोग इसको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये भी समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि कैसे मिड डे मील स्कीम बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके वेलबींग में कैसे मदद करता है। क्या लगता है आपको कैसे करता होगा? अगर आप सोच पा रहे हो इस चीज़ को तो बिल्कुल सोचिए कि क्यों मिड डे मील स्कीम और चाइल्ड वेलबींग को जोड़ा गया है, या कैसे एक दूसरे की मदद ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब बच्चे का पेट जो है वो भरा होता है, तब बच्चा क्या है, हम लोग शुरुआत में ही बात कर रहे थे इस चीज़ की कि अगर वो खाली पेट स्कूल आ रहा है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसका पेट भरा हो तो वो क्लासरूम में ध्यान दे पाएगा, फोकस्ड रहेगा। ठीक है। दूसरा, नियमित भोजन मिलने से बच्चे का शरीर जो है वो मजबूत होता है, यानी न्यूट्रिशन जब उनकी पूरी होती है तो एक स्ट्रांग बॉडी की या मजबूत बच्चे जो है मजबूती फील करते हैं। दूसरा, बच्चों में स्कूल आने की इच्छा जो है वो बनी रहती है। हम लोग बात कर रहे थे शुरुआत में कि ड्रॉप आउट या अटेंडेंस नियमित होना, इसमें जो है वो हेल्प करता है मिड डे मील स्कीम। आपसी भाईचारा बढ़ता है इस स्कीम के तहत, हम लोग ये भी समझ रहे थे। और तनाव और चिड़चिड़ापन, शायद आप भी प्रैक्टिकली महसूस करते हो, या आप में से ये सोच सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं कि जब भूखे होते हैं या प्यास लगी है, हाँ, उस कंडीशन में आप काफ़ी तनाव महसूस करते होंगे, हाँ? या कोई कुछ अगर आपको बार बार कह रहा है तो थोड़े आप चिड़चिड़े से हो जाते होंगे। लेकिन वही जब आप खाना खाए होते हैं, पेट भरा होता है, तो शायद आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक लेते हैं और ये चिड़चिड़ापन जो है आपके अंदर नहीं आता होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है मिड डे मील कवर करती है, ताकि बच्चे का वेलबींग जो है वो अच्छे से हो और बच्चे एक अच्छे इन्वायरमेंट
को महसूस कर पाए और उसमें उसकी ग्रोथ हो। उसी प्रकार एनईपी 2020 को भी हम लोग समझ रहे थे अपने पहले के सेशंस में। उसको हम लोगों ने, उस पर तो एक पूरा सेशन था। दूसरे में हम लोग समझा कि कैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में एनईपी 2020 क्या कहती है। तो वैसे ही मिड डे मील के बारे में क्या कह रहा है एनईपी, वो भी हम लोग समझते हैं। एनईपी 2020 ये कहती है कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो उसके सीखने की क्षमता से सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है। तो शारीरिक और मानसिक ये दोनों स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? वो तभी ठीक होगा जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी। जो हमने एज वाइज देखा, स्कूल वाइज देखा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे को 450 ग्राम कैलोरी मिलना ज़रूरी है, 12 ग्राम प्रोटीन उन्हें मिले। वैसे ही 6 to 8 के बच्चे को 750 ग्राम कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन मिले। तो जब न्यूट्रिशन बढ़िया से मिल रही है तो बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य होगा, जब वो फिजिकली स्ट्रांग होगा, जब उसके लिए एक बढ़िया इन्वायरमेंट होगी, वो हिंसा, तनाव, इन सभी से मुक्त होगा, तब जाकर के उसका मानसिक विकास भी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो जोड़ पा रहे हैं अभी तक आप लोग? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब ये समझेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और मिड डे मील, इसको जोड़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं कि एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वो मिड डे मील में अपनी भूमिका किस प्रकार से अदा कर रही होगी। और पिछले सेशन में जब हम लोगों ने बात की, और अगर आपको मौका मिला होगा टीचर से बात करने की या आप कोई एसएमसी मेंबर से मिले होंगे, तो वहाँ पे इस बात की चर्चा हुई होगी उनकी रोल के बारे में कि मिड डे मील स्कीम में वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एसएमसी का क्या जिम्मेदारी है, इसको समझते हैं। खाने का जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, इसको मेंटेन करना या ये मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको ये सुनिश्चित करना एसएमसी की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दूसरा कि टाइम पे, समय पे भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी सुनिश्चित करना एसएमसी की जिम्मेदारी है। साफ सफाई हो, जो किचन है, जहाँ पे पाकशाला जहाँ खाना बन रही है, वो साफ सुथरा है कि नहीं, हाइजेनिक इन्वायरमेंट है कि नहीं है, ये भी सुनिश्चित करना एसएमसी की जिम्मेदारी है। उसके बाद बच्चों की प्रतिक्रिया को सुनना भी बहुत ज़रूरी है कि जो खाना मिल रहा है उसके बारे में बच्चों की क्या राय है। हो सकता है कि कुछ बच्चे को वो खाना ठीक नहीं लग रहा हो, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत हो, हमेशा एक ही खाना मिल रहा है, क्योंकि हर टाइम शायद एसएमसी वहाँ पे मौजूद ना हो। तो इन सब को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए जब वो बच्चों की प्रतिक्रिया को सुनते हैं, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि क्या सही में ये जो भोजन है, ये पूरी व्यवस्था है, वो जिसके लिए की गई है वो उससे संतुष्ट है कि नहीं है। क्योंकि पूरा मकसद तो बच्चे के लिए है। अगर बच्चा ही संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है, उसे वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये पूरा स्कीम तो सक्सेस नहीं माना जाएगा। हाँ, तो इसलिए उनकी प्रतिक्रिया को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये थे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएमसी की। अब हम लोग अपने इंटर्नशिप में क्या ज़रूरत है, क्या ध्यान देना है, इसको समझते हैं यहाँ पे। तो जब आप जा रहे हैं फील्ड में, जब आप स्कूल जाएंगे, तो आप ऑब्जर्व करें दूर से ही। ज़रूरी नहीं है कि पूरे तरीके से इन्वॉल्व होना है, आप दूर से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे पूरा खाना, जितना उनको क्वांटिटी में जो खाना दिया गया है वो ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे पूरा खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चे या मैक्सिमम बच्चे अगर पूरा खाना खा जा रहे हैं, इसका ये मतलब ये हो सकता है ना कि बच्चों को वो खाना बेहतर लग रहा हो। अगर वो नहीं खा रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा या समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इसके कारण ये बच्चे पूरा खाना नहीं खा रहे हैं। उसी क्रम में कौन से बच्चे छोड़ रहे हैं, कौन से बच्चे पूरा खाना खा जा रहे हैं, इस चीज़ को भी देखें। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो छोड़ दे रहे हैं खाने को, हाँ, उन्हें जितनी मिली वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं।
तो क्या उनकी क्षमता नहीं है या वो खाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, ये समझने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षक और एसएमसी की क्या भूमिका है, हम लोगों ने तो सेशन में बात की ही, लेकिन टीचर से जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी इस पे मिलेगी। तो शिक्षक और एसएमसी की भूमिका जो है ये भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जो रसोइया है आप उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो क्वालिटी का ध्यान देते हैं, साफ सफाई का ध्यान देते हैं, उनकी क्या होती है, क्या उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो रसोइये नियुक्त होते हैं उसमें ये कहा गया है कि वैसे लोगों को, वैसे महिलाओं को ही रसोइया के रूप में रखा जाए जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हों, क्योंकि जब उनका बच्चा उस विद्यालय में पढ़ रहा है, वो भी वही भोजन कर रहा होगा, तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चों के लिए अच्छा खाना बने। इसलिए इस चीज़ को इन्वॉल्व मतलब इसमें रखा गया था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता ही रसोइये के रूप में नियुक्त हों। इसके बाद हम लोग अब सेशन के एंड की ओर बढ़ रहे हैं आज के सेशन के। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या लर्निंग जो है वो आप लोग डेवलप कर रहे हो। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन आप अपने विचार से जाएं, आप अपनी लर्निंग को डेवलप करें, आप ओपन रहें सीखने के लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करें और नोट्स जो है ज़रूरत है तो उसको लेते रहें। तो सबसे पहला तो जब आप जा रहे हैं विद्यालय में तो मिड डे मील स्कीम को सिर्फ एक योजना के तहत नहीं देखेंगे। मैंने पहले भी बात की है कि जब आप जा रहे हैं तो क्लोज माइंडेड ना रहें, सिर्फ उसको एज ए स्कीम ना देखें, बल्कि उससे बढ़ कर के उसको देखने की कोशिश करें कि आपको क्या लगता है कि ये स्कीम नहीं होता तो उसका क्या असर होता, या है तो इसके क्या पॉजिटिविटी हैं, इसको समझने की आप कोशिश करेंगे। दूसरा कि इसको बच्चे के डेली लाइफ से जोड़ करके आप देखने की कोशिश करें कि क्या रोल निभा रही होगी मिड डे मील स्कीम। हाँ, अगर ये स्कीम नहीं होता तो बच्चों का जीवन या उनका एक्साइटमेंट स्कूल के प्रति किस प्रकार होता, या इसके होने से क्या प्रभाव इसके पड़ रहे हैं। उसके बाद कैसे, जो हम लोग बात कर रहे थे कि भोजन मिलने से उपस्थिति और सीखने का स्तर जो है वो बेहतर हो रहा है, तो क्या ये फैक्ट है कि नहीं है, इसको भी समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। और जज नहीं करना है चीज़ों को, अपनी समझ जो है वो खुले मन से इस पे बनानी है। और सबसे पहले महत्वपूर्ण कि शिक्षा जो है वो किताब से शुरू होती है, लेकिन सीख जो है वो पेट और मन से जुड़ी होती है ना। तो शिक्षा तो फैक्ट है कि बुक से है या जो गुरु बता रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग ले रहे हैं, लेकिन सीख जो है वो इन्वॉल्वमेंट से आता है कि जब बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, कंसंट्रेट करेगा, तब जाकर के वो सीखेगा। तो वही है कि जब भूखे पेट भजन न होई, जो कहा जाता है कि जब खाली पेट है तो हम लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, इबादत नहीं कर पाते हैं। यानी वो बात की गई है कि पूजा में, इबादत में कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही जब बच्चा भूखा होगा तो पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भोजन इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्लेज इन लर्निंग। ठीक है, अब हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं कि क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की आज की सेशन जहाँ पे हम लोग मिड डे मील स्कीम क्या है ये समझ रहे थे, इसके उद्देश्य क्या है हम लोगों ने इसकी बात की, मिड डे मील स्कीम को हम लोगों ने समझा, इसके इतिहास को भी हम लोगों ने समझा कि कहाँ से, जब पुडुचेरी में फ्रेंच शासन था तब वहाँ पे पहली बार मिड डे मील आया 1930 में, फिर तमिलनाडु में स्टार्ट हुई और उनसे लर्निंग लेते हुए इसको पूरे देश में मिड डे मील स्कीम को लागू किया गया। चाइल्ड वेलबींग क्या होती है, इसके क्या फैक्टर्स हैं, इसको हम लोगों ने जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों को हम लोगों ने समझने की अपनी कोशिश की। और 2020 यानी NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
क्या कहता है, क्यों ज़रूरी मानता है मिड डे मील को, उसको हम लोगों ने समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज के इस सेशन को आपने पूरे इस 25 मिनट आधे घंटे के सेशन में आप लोगों ने फोकस्ड हो करके अपनी समझ बनाने की कोशिश की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले आप फील्ड एक्टिविटी करके आएंगे और अपनी समझ जो है वो इस टॉपिक पे बना करके आ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, सुबह खैर।